नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा बैनर्जी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डीबी गर्ल्स पीजी ऑटोनॉमस कॉलेज रायपुर। आज के मेरे इस वीडियो लेक्चर का विषय है स्टडी ऑफ फैब्रिक फिनिशेस पार्ट 2। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने पार्ट 1 में जो बेसिक फिनिशेस थी हमारी, जिसे हम फिजिकल फिनिशेस भी कहते हैं, उनके बारे में जानकारी ली थी। उसी लेक्चर का ये सेकंड पार्ट है। इसमें हम देखेंगे स्पेशल और केमिकल फिनिशेस, मतलब विशिष्ट परिसज्जाएं या रासायनिक परिसज्जाएं क्या होती हैं। और ये लेक्चर जो है बीएससी पार्ट 1, पार्ट 3 और बीए पार्ट 2 होम साइंस की छात्राओं के लिए उपयोगी है। जैसा कि हम जानते हैं, परिसज्जा जो है, हम वस्त्रों को सुंदर और आकर्षक रूप देने के लिए उन पर परिसज्जा करते हैं। कुछ परिसज्जा आधारीय होती है, जिनको हमने पिछले लेक्चर में देखा और समझा। इस वीडियो लेक्चर में हम विशिष्ट या रासायनिक परिसज्जाओं के बारे में चर्चा करेंगे। विशिष्ट रासायनिक जो परिसज्जाएं होती हैं वो स्पेशल पर्पस के लिए, मतलब किसी खास या विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार हम इन परिसज्जाओं का उपयोग करते हैं। इनमें मुख्य रूप से जो परिसज्जा दी जाती है वो है एम्बॉसिंग, नैपिंग, क्रैपिंग, रिंकल रेजिस्टेंस, फायर प्रूफ, वाटर प्रूफ, वाटर रिपेलिंग, मॉथ प्रूफ, मिल्ड्यू प्रूफ और वेटनिंग। ये सारी परिसज्जाएं ऐसी होती हैं जिनको हम आवश्यकता के अनुसार, मतलब विशिष्ट उद्देश्य के अनुसार ही इन परिसज्जाओं का हम उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम आज देखेंगे कि एम्बॉसिंग या नक्काशी करना क्या होता है। उद्देश्य के आधार पर परिसज्जा दो प्रकार की होती, आधारी और विशिष्ट। आधारी हम देख चुके हैं पिछले पार्ट 1 वाले वीडियो लेक्चर की सीरीज में, और इसमें हम देखेंगे विशिष्ट परिसज्जाओं के बारे में। तो नक्काशी करना या एम्बॉसिंग जो है, ये परिसज्जा वस्त्र पर विभिन्न प्रकार के डिजाइन इसकी सहायता से बनाए जाते हैं, और यह प्रक्रिया ऊन को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के तंतुओं पर या तंतुओं से जो बने वस्त्र होते हैं उन पर की जाती है। ताप सुनम्य वस्त्र जो होते हैं, थर्मोप्लास्टिक जो फैब्रिक्स होते हैं जैसे कि नायलॉन वगैरह, इन पर एम्बॉसिंग की फिनिशिंग जो होती है परमानेंट होती है। बाकी अन्य जो फैब्रिक होते हैं उन पर इतनी परमानेंट ये नहीं होती। किंतु यदि रेजिन से के साथ इसकी क्रिया कराई जाए तो एम्बॉसिंग की जो फिनिशिंग होती है वो परमानेंट हो सकती है। इस परिसज्जा की प्रक्रिया में विशेष प्रकार के कैलेंडरिंग रोलर्स का प्रयोग किया जाता है। एक रोलर पर वस्त्र या फैब्रिक जिस पर हमें एम्बॉसिंग करना है उसे लपेटा जाता है और दूसरे पर डिजाइन अंकित होते हैं। तो रोलर पर जिस पर हमें एम्बॉसिंग करना है उस पर कपड़ा लपेटते हैं। उस कपड़े को हम राल के सॉल्यूशन में उसको डुबाते हैं। ऐसा कुछ होता है कि ये कपड़ा जो होता है, रोलर जो होता है, फैब्रिक वाला रोलर, वो राल के सॉल्यूशन में डूबकर बाहर निकलता है, जिससे वस्त्र की सतह पर रासायनिक राल जो है वो जमा हो जाता है। जब यह वस्त्र भाप द्वारा गर्म किए हुए रोलर्स के बीच से गुजरता है तो डिजाइन जो होती है इस पर उभर जाती है। ये परिसज्जा स्थायी, यदि इसको हम को बनाना, यदि हम इसे परमानेंट करना है तो इस पर ब्लीच नहीं किया जाता, और जरूरत पड़ने पर इन्हें हम उल्टी तरफ से नमी के साथ हल्का आयरन करते हैं। तो ये होती है एम्बॉसिंग की फिनिशिंग, जिसमें कि वस्त्र की सतह पर डिजाइन जो है वो उभार कर बनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे स्लाइड में एम्बॉसिंग दिखाया गया है, फैब्रिक पर जो है वो डिजाइन दिख रही है। दूसरी जो परिसज्जा होती है वो होती है रोए उठाना या नैपिंग की फिनिशिंग। ये आपको राइट साइड पे ही नीचे की तरफ दिख रही है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इस परिसज्जा को करने के लिए वस्त्र को घूमते हुए रोलर्स के बीच से गुजारा जाता है, और इन रोलर्स पर छोटे छोटे मुड़े हुए तार लगे होते हैं, असंख्य संख्या में तार लगे होते हैं। जब वस्त्र इन रोलर्स के बीच से गुजरता है तो ये तार जो है वस्त्र के तंतुओं को खींचकर ऊपर की तरफ उठा देती है, जिससे वस्त्र की सतह पर रोए जो है वो उठ जाते हैं। इन रोओं की लंबाई चौड़ाई समान रखने के लिए वस्त्र को रोए काटने वाली जो मशीन है उनके मध्य से गुजारा जाता है, और वस्त्र की सतह पर विभिन्नता लाने के लिए रोओं को हम अपनी इच्छा अनुसार चपटा उसको रख सकते हैं, या फिर उसकी लंबाई और ऊंचाई जो है वो हम अपनी इच्छा अनुसार रखकर उस तरह की हम नैपिंग की फिनिशिंग जो है फैब्रिक पर कर सकते हैं। इस परिसज्जा से वस्त्र में कोमलता आती है, साथ ही साथ इसमें गर्माहट
का गुण उत्पन्न हो जाता है, उष्णता का गुण उत्पन्न हो जाता है। और ये फिनिशिंग मुख्य रूप से कंबल, पलायन जो फैब्रिक्स होते हैं उन पर की जाती है। इस परिसज्जा का उपयोग हम कई बार वस्त्रों की सतह पे जो दोष होते हैं उनको छुपाने के लिए भी करते हैं। तीसरी जो मुख्य विशिष्ट परिसज्जा है या केमिकल फिनिशिंग है वो है क्रैपिंग। क्रैपिंग की जो फिनिशिंग होती है ये केमिकल भी होती है और मैकेनिकल भी होती है। यांत्रिक और रासायनिक दोनों विधियों से इसे किया जा सकता है। यांत्रिक प्रक्रिया में वस्त्र को दो गर्म रोलर्स के बीच में से गुजारा जाता है और इन रोलर्स पर बराबर दूरी पर दांते लगे होते हैं। जब वस्त्र इन दोनों रोलर्स के मध्य से गुजरता है तो ये दांते वस्त्र को सिकोड़कर चुन्नटे या तह जैसी एक लेयर बना देती हैं। यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा डाली गई चुन्नटे जो है वो कई दिनों तक नहीं टिकती। रासायनिक प्रक्रिया से यदि हमें क्रैपिंग की फिनिशिंग देनी है, ये फिनिशिंग जो है वो परमानेंट होती है, स्थायी रूप से होती है। और इस प्रक्रिया में प्राकृतिक तंतुओं पर रासायनिक पदार्थ कॉस्टिक सोडे की सहायता से सिकुड़न या फिर उत्पन्न की जाती है। ठीक है, कॉस्टिक सोडे की सहायता से प्राकृतिक तंतुओं पर सिकुड़न उत्पन्न की जाती है और रेशमी वस्त्रों पर ये फिनिशिंग देने के लिए सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। इससे क्रैपिंग की फिनिशिंग जो है वो परमानेंट होती है। आप देखिए यहाँ पे स्लाइड में आपको दिखाया जा रहा है क्रैपिंग की फिनिशिंग फैब्रिक पर। इसमें हल्के से रिंकल्स जैसे जो होते हैं, सिकुड़न जो होती है वो वस्त्र की सतह पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट फिनिशिंग होती है सिलवट प्रतिरोधक, रिंकल रेजिस्टेंस। सूती, लिनन और रेयॉन पर आसानी से हम देखते हैं कि सिलवटें पड़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि इनमें रेजिलेंसी या प्रतिस्कंदता का अभाव होता है। अतः इन पर परिसज्जा देने के लिए इन्हें हम सिलवट प्रतिरोधक बनाने के लिए इस तरह की जो फिनिशिंग होती है उसका उपयोग करते हैं और इसके लिए रेजिन जो होता है उसका उपयोग किया जाता है और रासायनिक रूप में किसी प्रक्रिया के द्वारा तंतुओं में इसे मिलाया जाता है। पहले यह परिसज्जा जो थी सिलवट प्रतिरोधक की परिसज्जा फॉर्मेल्डिहाइड पर आधारित थी, किंतु इसकी एक विशिष्ट प्रकार की इसमें स्मेल होती है, गंध होती है, जिसके कारण अब इसका उपयोग नहीं किया जाता है। और इस परिसज्जा में वस्त्र को फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन के घोल के साथ भट्टी पर चढ़ाकर पकाया जाता है, जिससे घोल जो है सूत्रों के अंदर, धागे के अंदर तक प्रवेश करता है और इससे वस्त्र कोमल और प्रतिस्कंदी हो जाता है। प्रतिस्कंदी मतलब उसमें रेजिलेंसी जो है वो आ जाती है और यह पूर्णतः सिलवट प्रतिरोधक नहीं होता, पर ऐसी फिनिशिंग हो जाती है कि सिलवट यदि पड़ती है तो वह स्वतः ही या अपने आप ही रिमूव भी हो जाती है। वस्त्रों में हम जिन सिंथेटिक रेजिन्स का उपयोग करते हैं रिंकल रेजिस्टेंस फिनिशिंग के लिए वो है फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, एक्रेलिक रेजिन, रंगीन वस्त्रों पर और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड सफेद व हल्के रंग के वस्त्रों पर प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से दो तरह के जो रेजिन होते हैं, कौन कौन से? फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड और एक्रेलिक रेजिन, ये हम रंगीन फैब्रिक्स पर, कलर्ड फैब्रिक्स पर, और यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड जो है इसका प्रयोग हम सफेद और हल्के रंग के वस्त्रों पर करते हैं। नेक्स्ट है अग्नि अवरोधक या फायर प्रूफ। वस्त्र पूरी तरह अग्नि अवरोधक नहीं बनाए जा सकते, किंतु इन्हें रासायनिक क्रियाओं से अज्वलनशील बनाया जा सकता है। अग्निशमन कर्मचारी जो होते हैं उनके वस्त्र, मैट्रेस, विभिन्न प्रकार के जो वस्त्र होते हैं, ड्रेपरी वगैरह, इसमें इस तरह की फिनिशिंग का प्रयोग किया जाता है और इसके लिए बोरेक्स, बोरिक एसिड, गर्म पानी का घोल बनाया जाता है और इसमें वस्त्र को डुबोया जाता है। कुछ समय बाद इसे निकालकर हल्का सा हम निचोड़ लेते हैं और फिर इस पर ठंडी आयरन जो है वो की जाती है। यह फिनिशिंग स्थायी नहीं होती, परमानेंट नहीं होती। प्रत्येक धुलाई के बाद इस क्रिया को हमें दोहराना होता है। यदि हमें स्थायी फिनिशिंग चाहिए तो स्थायी अग्नि अवरोधक परिसज्जा के लिए अमोनियम सल्फेट का मोटा लेप जो है वो फैब्रिक पर चढ़ाया जाता है, जो धागे के अंदर तक तो प्रवेश नहीं करता, लेकिन वो धागे को पूरी तरह से अपने आप में छुपा लेता है। उसके ऊपर पूरी तरह से ये चढ़ जाता है, मोटा एक लेयर के समान, और यह ऊपरी लेप जो होता है वो अज्वलनशील होता है और इस कारण से ये वस्त्र की अग्नि से या आग से रक्षा करता है। ऐसे वस्त्रों को हमेशा ड्राई क्लीन किया जाता है। आजकल इस परिसज्जा को स्थायी बनाने के लिए फास्फोरस युक्त रेजिन का प्रयोग किया जाने लगा है। नेक्स्ट फिनिशिंग होती है जल अवरोधक या वाटर प्रूफ।
इस परिसज्जा में क्या होता है, वस्त्र को पूर्णतः जल अवरोधक बनाया जाता है। कुछ वस्त्र जैसे कि आप देखते हैं बरसात के दिनों में हम यूज करते हैं, तिरपाल है, छाता है, रेनकोट है, ऐसी चीजों पर वाटर प्रूफ की फिनिशिंग जो है वो दी जाती है। इस प्रक्रिया में वस्त्र की सतह पर रबर या प्लास्टिक की सिंथेटिक राल जो होती है उसकी परत जमा दी जाती है और वस्त्र की बुनाई के समस्त जो छिद्र होते हैं इससे बंद हो जाते हैं और इससे पानी जो है वस्त्र की सतह पर ही रहता है और वहीं से फिसल जाता है और वस्त्र के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। यह परिसज्जा स्थायी नहीं होती, कुछ दिनों बाद रबर के चटक जाने से पानी जो है वो अंदर जाने लगता है। आधुनिक वस्त्र जल अवरोधक वस्त्र बनाने के लिए नाइनिल के रेजिन और मेटेलिक साबुन या मोम के घोल का उपयोग किया जाता है और ये रबर की तरह चटकते नहीं है। ठीक है, रबर या प्लास्टिक जो होते हैं वो कुछ समय के बाद क्रैक होने लगते हैं, तो उनकी जगह पर आजकल क्या यूज किया जा रहा है, नाइनिल के रेजिन्स, मेटेलिक साबुन या फिर मोम का घोल जो है वो वाटरप्रूफ फिनिशिंग के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं जल निवारक या वाटर रिपेलिंग। जल निवारक वह परिसज्जा है जो निश्चित समय अवधि में वस्त्र में पानी के अवशोषण और प्रवेश को प्रतिरोध करता है। ठीक है, प्रवेश का प्रतिरोध करता मतलब एक निश्चित समय के लिए ये पानी को वस्त्र में जाने से रोकता है। यह परिसज्जा अवशोषकता की अवधि और पानी की तीव्रता पर निर्भर करती है। एक स्थिति के बाद जल निवारक वस्त्र में पानी जो है वो प्रवेश करने लगता है। नायलॉन और पॉलिएस्टर के तंतु हाइड्रोफोबिक होते हैं, ये जल्दी पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते और यही कारण है कि इनका प्रयोग जल निवारक वस्त्र बनाने में किया जाता है। ये परिसज्जा दो प्रकार की होती है, एक तो अस्थायी और दूसरी स्थायी, टेम्परेरी और परमानेंट। अस्थायी परिसज्जा पैराफिन वैक्स और एल्यूमिनियम एसीटेट के मिश्रण से की जाती है और बार बार धुलाई से यह अपना गुण खो देती है, जबकि परमानेंट जो फिनिशिंग होती है, स्थायी परिसज्जा, वो पायरिडीनियम सम्मिश्रण से सूती, लिनन और विस्कस रेयॉन पर की जाती है। सिलिकॉन मिश्रित जल निवारक वस्त्र उत्तम होते हैं। फ्लोरोकार्बन सम्मिश्रणों का भी आजकल अधिक उपयोग किया जाने लगा है वाटर रिपेलिंग की फिनिशिंग के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं जल निवारक और जल अवरोधक, इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो जल अवरोधक वस्त्र वे होते हैं जो बिल्कुल भी पानी को बिल्कुल भी प्रवेश नहीं करने देते, जबकि जल निवारक जो है वो आर्द्रता या गीलेपन के प्रतिरोधक और पर्याप्त दबाव से पानी वस्त्र की सतह पर आए तो यह प्रवेश कर जाता है। जल निवारक जो है उसमें कुछ समय बाद पानी जो है अंदर प्रवेश कर लेता है, लेकिन जल अवरोधक में पानी जो है वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। ये मुख्य इसमें अंतर होता है। तो ये हम देखें इसमें, तो जल अवरोधक वस्त्र जो है इस परिसज्जा में वस्त्र को पूरी तरह से, जो मटेरियल होता है वाटरप्रूफ का, वो वस्त्र को पूरी तरह से ढक लेता है और सूत्रों के बीच के स्थान को भी ये भर देते हैं। जबकि जल निवारक वस्त्र जो होते हैं इसमें सूत्रों को ढका जाता है पर ये अंदर तक धागे जो है वो जो मटेरियल होता है वाटर उसका प्रूफ करने का, वो अंदर तक प्रवेश नहीं करता। जल अवरोधक वस्त्र कड़े होते हैं और जल निवारक वस्त्र जो है वो नरम होते हैं और सामान्य वस्त्र के समान ही दिखाई देते हैं। जल अवरोधक वस्त्र सस्ते होते हैं, आरामदायक होते हैं और ये स्थायी परिसज्जा होती है, परमानेंट फिनिशिंग होती है। जबकि जल निवारक वस्त्र जो होते हैं वो महंगे होते हैं, बरसात में आरामदायक होते हैं, टिकाऊ या पुनः की जा सकने वाली परिसज्जा होती है। तो इस तरह से जल अवरोधक वस्त्र और जल निवारक वस्त्र जो है ये विशिष्ट परिसज्जा के माध्यम से बनाए जाते हैं। अगला हम देखते हैं मॉथ प्रूफ कीट अवरोधक। प्रायः ऊन और रेशम जैसे बहुमूल्य वस्त्र कीड़ों से तुरंत प्रभावित होते हैं। कीड़ों से रक्षा के लिए ये फिनिशिंग जो है ये फैब्रिक पर दी जाती है और इसमें फ्लोराइड और सिलिको फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। यह कीड़ों के लिए विष का काम करती है और यह परिसज्जा जो है शुष्क धुलाई में स्थायी होती है। मतलब इस तरह के जिसमें मॉथ प्रूफ की फिनिशिंग दी गई है, ठीक है, कीट अवरोधक की परिसज्जा दी गई है, ऐसे फैब्रिक को हमेशा ड्राई वॉश करना चाहिए। घरेलू विधि के अंतर्गत वस्त्रों को हम धूप दिखाकर, नीम की पत्तियां जो है वो डालकर उस पर या फिर नेपथलीन की गोलियों से संरक्षित करते हैं। आप देख सकते हैं स्लाइड में दिखाया गया है राइट साइड पे किस तरह से जो कीड़े होते हैं वो वूलन फैब्रिक को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके बाद है फफूंद अवरोधक या मिल्ड्यू प्रूफ।
बहुत अधिक दिनों तक वस्त्र को, यदि वो नमी उसमें है, यदि स्टार्च लगा फैब्रिक है और नमी युक्त या सीलन युक्त स्थान पर हम इसे रख देते हैं तो उनमें फफूंद लग जाती है, और इस परिसज्जा को हम फफूंद से बचाने के लिए वस्त्रों पर करते हैं। इस परिसज्जा में मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बोरिक एसिड, कार्बोलिक एसिड, फॉर्मेल्डिहाइड, टर्पेंटाइन, कुछ ऐसे मेटेलिक जो यौगिक होते कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि टिन या तांबा, इनका प्रयोग भी हम फफूंद अवरोधक परिसज्जा के लिए करते हैं। नेक्स्ट है गोंद उतारना या डीगमिंग की फिनिशिंग। तो डीगमिंग की फिनिशिंग जो है मुख्य रूप से वो सिल्क फैब्रिक पर की जाती है, क्योंकि सिल्क फैब्रिक में गम या गोंद जो है वो बहुत अधिक मात्रा में होता है। ये गोंद होता है सेरेसिन, तो रेशम के तंतुओं में सेरेसिन नामक गोंद जो है वो पाया जाता है, और इसे हटाने के लिए ही हम गोंद उतारने की या डीगमिंग की फिनिशिंग करते हैं। इस प्रक्रिया में रेशम को साबुन के घोल में डाला जाता है, जिससे गोंद जो है वो हट जाता है और रेशम में एक स्वाभाविक चमक और कोमलता आ जाती है और ये सफेद रंग का दिखाई देता है। यह परिसज्जा जो है धागे के रूप में या फिर बुनाई के बाद जब सिल्क के फैब्रिक बन जाते हैं उस समय पर भी वस्त्र में दी जा सकती है। गोंद उतरने से रेशम का लगभग 25% तक वजन जो है वो कम हो जाता है, और जब वजन कम हो जाता है तब फिर हम नेक्स्ट फिनिशिंग करते हैं वेटनिंग की या वजन बढ़ाने की। तो सभी वस्त्रों में वजन बढ़ाने की परिसज्जा की जाती है, किंतु मुख्य रूप से ये रेशम में की जाती है, और रेशम के वस्त्रों की टिन के जो लवण होते हैं उनके साथ क्रिया कराने से वस्त्र का भार जो है वो बढ़ जाता है और उसकी आकृति जो है वो भी सुधर जाती है। इसके लिए धात्विक लवणों के घोल में वस्त्र को डुबाया जाता है और ये लवण सूत्र में प्रवेश कर जम जाते हैं, और इस तरह से रेशम को ये एक भार या एक वजन प्रदान करते हैं, जिससे कि जो उसका वजन कम हुआ रहता है वो बढ़ जाता है, लेकिन अधिक भार देने से भी रेशमी वस्त्र जो होते हैं वो कमजोर हो जाते हैं। ऐसे ऊनी वस्त्र जो निम्न श्रेणी के होते हैं उनका वजन मैग्नीशियम क्लोराइड का उपयोग कर बढ़ाया जाता है। इससे वजन तो बढ़ता है, साथ ही साथ ऊनी वस्त्र की आर्द्रता या मॉइस्चर जो है, नमी, उसको अभिशोषित करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। सूती वस्त्रों में भी हम वजन बढ़ाने का कार्य करते हैं और इसके लिए हम विभिन्न प्रकार के जो स्टार्च होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। ये तो इस तरह से हम देखते हैं कि परिसज्जाएं जो होती हैं वो दो तरह की हो गई, आधारी परिसज्जा और विशिष्ट परिसज्जा। विशिष्ट परिसज्जा उन्हीं वस्त्रों में किया जाता है जिनमें की इनकी आवश्यकता होती है। तो इस तरह से और इनकी सहायता से हम वस्त्र को विशिष्ट एक स्पेशल पर्पस के लिए तैयार करते हैं। मैं शिप्रा बनर्जी, थैंक यू, नमस्कार।